हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम जैसा कि पहले आपको बताया था कि यहाँ हम सब्जेक्टिव का भी मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्टिव। ठीक है, फिजिक्स का मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर मैं प्रत्येक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करके समझाऊंगा आंसर को। ठीक हो, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, बताना है आपको ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल कर बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका है डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए किस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। तो ये क्या, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 12 होता है, जैसा कि आप जानते हैं पहले से। और बोल रहा है कि किसी भी एक पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, और किसी भी एक पॉइंट पर नहीं, यहाँ पर आपको निकालना है कहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल दिया है इक्वाटोरियल पॉइंट पर, इक्वाटोरियल लाइन के एक पॉइंट पर। तो इक्वाटोरियल लाइन किसको बोलते हैं, इक्वाटोरियल लाइन इसी को बोलते हैं। देखिए इसको, ये तो हो गया एक्सियल लाइन, ये हो गया इक्वाटोरियल लाइन। तो इक्वाटोरियल लाइन पर एक पॉइंट क्या मान लिया हम लोग, पी मान लिए। तो नेगेटिव चार्ज से इसका दूरी इतना है, ये यदि 12 है तो इतना कितना हो जाएगा, इतना एल हो जाएगा, और इतना क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये और ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, कहाँ से स्थित है, सेंटर ऑफ द या मिड पॉइंट ऑफ द, कहाँ से, डायपोल का। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए तो, पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर में। उसी तरह से ये वाला भी रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भी बराबर होता है के मतलब क्या है, के मतलब 1/4πε0, और इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर होता है। ये होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, भी इक्वल टू के क्यू बटा आर होता है। तो देखिए के तो दोनों के लिए सेम होगा, तो इसको हम लोग जस का तस रहने देंगे। क्यू ये नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू को इसीलिए माइनस को आगे लिख दिया है, और ये प्लस क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस को देखिए पीछे लिखा गया है। देखिए यहाँ पर इस हिस्सा को देखिएगा, रुकिए अभी मैं मिटा देता हूँ इसको। तो देखिए हाँ, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये माइनस क्यू था इसीलिए इसको माइनस को आगे लिख दिया, ये प्लस क्यू था इसलिए इसको प्लस को आगे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आपको टोटल इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो दोनों को जोड़ देना है क्योंकि हमको पॉइंट पी पर निकालना है, इसके कारण भी और इसके कारण भी, यानी इस क्यू के कारण भी और इस क्यू के कारण भी। तो देखिए ये केवल दोनों सेम है लेकिन केवल चार्ज में डिफरेंस है, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, इसीलिए माइनस प्लस कट जाएगा। तो टोटल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कह रहा है कि ए सेल ऑफ ईएमएफ ई, एक सेल दे दिया है जिसका ईएमएफ दे दिया है ई। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे उस तरह हम लोग डायग्राम बनाते चलेंगे। ठीक है, एक सेल दे दिया जिसका ईएमएफ क्या दे दिया, ई। ठीक है, सेल हम लोग इसी तरह छापते हैं ना, एक प्लस चार्ज मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम लोग कैपिटल मतलब बड़ा से डिनोट करते हैं, और एक नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम लोग इस तरह छोटा सा सिंबल देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको हम लोग सेल का ईएमएफ ई हो जाता है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन को फिर हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे क्या बोल रहा है, एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, ड्रॉ ए करंट आई, तब जब सेल को जोड़ दिया तो करंट फ्लो करेगा किधर, करंट आपका फ्लो करेगा इधर, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है यानी इधर से इधर। ठीक है, करंट इधर डायरेक्शन, इसका करंट यहाँ पर उल्टा दे लिखा गया। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया है, तो इधर करंट का डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, आप सुधार लीजिएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिर आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन में ड्रॉ ए करंट आई, डिराइव करने बोल रहा है या फिर राइट आपको लिखने बोल रहा है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज भी यानी पोटेंशियल आपको भी दे दिया, वोल्टेज भी, एंड टर्म ऑफ ई आई मतलब ई आई एंड आर। आपको टर्मिनल पोटेंशियल यानी टर्मिनल वोल्टेज का आपको एक्सप्रेशन लिखने बोल रहा है, आपको रिलेशन लिखने बोल रहा है इन द टर्म ऑफ ई आई और आर। उस फॉर्मूला में आपका ये टर्म होना चाहिए, क्या टर्म होना चाहिए, ई आई और आर होना चाहिए। समझ गए आपको क्या बोल रहा था, समझ गए। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ इन सारा चीज़ों को। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं करंट आई बराबर, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं करंट आई बराबर क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से आप लोग जानते हैं आई बराबर वी बाई आर होता है ना, बोलिए खुद बोलिए वी बाई आर होता है। ठीक है, यहाँ पर चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, लेकिन वी बाई आर होता है। तो यहाँ पर सेल में क्या हो जाएगा, भी पोटेंशियल क्या हो जाता है, वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ होता है ई बटा आर। तो यहाँ पर आर देखिए इस सर्किट में आर क्या होगा, इस सर्किट में हो जाएगा आपका आर, ये कैपिटल जो आपका मैक्सिमम है, जो बड़ा वाला चीज़ है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, छोटा वाला इंटरनल रेजिस्टेंस को माइनस कर देंगे उसके अंदर में। तो देखिए कैपिटल। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन को हम लोग देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह में आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई उसको कर दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ये वाला चल जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ई बराबर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए ई बराबर आई के साथ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखिए इसी को एंट्री करा दीजिए, और एंट्री कराने पर देखिए आपका क्या बनता है, एंट्री कराने पर आई टकराएगा कैपिटल आर से तो आई टकराएगा स्मॉल आर से तो माइनस आई आर, अब माइनस आई आर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, या फिर क्या करते हैं, देखिए समझिए, देखिए यहाँ पर आई आर है माइनस आई आर है, ठीक है। तो ये वाला देखिए वी बराबर आई आर, आपने ओम्स लॉ से पढ़ा है ना, वी बराबर आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई आर की जगह में आप लोग क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे, और आई आर को उसी तरह रहने देंगे। तो अब इस आई आर को हम लोग इधर भेज देते हैं, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, देखिए, और ये पॉजिटिव पहले से पॉजिटिव बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन बोला था इन टर्म ऑफ ई आई एंड आर के टर्म में बोला था, तो देखिए आपका वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरह से आप इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि वेयर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज द एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री, यानी धरती का कौन सा जगह पर जो एंगल ऑफ डीप होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव जब आपको बता रहा था, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा था तब मैंने आपको ये वाला काफ़ी अच्छा से समझाया था कि ये होता है अर्थ, ये होता है इक्वाटोरियल लाइन, सॉरी ये होता है इक्वाटोरियल लाइन, और ये होता है पोल्स, ठीक है। तो ये होता है इक्वाटर विषुवत, और ये होता है पोल्स, ठीक है, ध्रुव। तो पोल्स में देखिए हम लोग जानते हैं कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है, धरती का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, उसी तरह से साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखिए कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, पोल वाला, ये होता है पोल, ये होता है पोल, इधर भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाता है। तो बोला कि कहाँ पर एंगल ऑफ डीप का वैल्यू 90 होता है, तो हम लोग जानते हैं कहाँ पर होता है, पोल्स में होता है। अगर आपको पूछेगा कि कहाँ पर एंगल ऑफ डीप का वैल्यू 0 होता है, कहाँ होता है, इक्वाटर्स में होता है, ठीक है। ये क्या होगा, इक्वाटर्स। तो आपको इतना समझ लेना है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको मॉडल पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बोला कि हाउ डज द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस वेरी, कि किसी कन्वेक्स लेंस का पावर किस प्रकार से वेरी करता है, यानी चेंज होता है, या फिर वेरी मतलब किस तरह परिवर्तित होता है, ठीक है। इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट, अगर आप कन्वेक्स लेंस से लाइट को पार करा रहे हैं और पार करवाते समय रेड लाइट की जगह पर अगर आप वायलेट लाइट का यूज करते हैं, तब किस तरह से उस कन्वेक्स लेंस का पावर में वेरी होगा, यानी किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो आपका इसका वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू होता है, वायलेट लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, किसके तुलना में ज़्यादा होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेड लाइट का, ठीक है। जो रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका तुलना में वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, पावर भी ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग इस तरह यहाँ एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि P बराबर फॉर्मूला होता है ये वाला म्यू बटे एफ, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एफ क्या फोकल लेंथ। तो जाहिर सी बात है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका पावर भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए, ठीक है। जिसका क्या होगा ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए वायलेट लाइट का पावर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण रेड लाइट की तुलना में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस तरह से वेरी करेगा, कि अगर हम लोग रेड लाइट की जगह वायलेट लाइट का यूज करेंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर में आपको लिख दिया है कि द पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेज बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज क्या होता है, मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू रेड लाइट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बिना समय गवाए, और आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आपका मॉडल पेपर में दिया गया है कि स्टेट, आपको बताना है, क्या बताना है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। आपको न्यूक्लियर फोर्स का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, 2 गुण बताना है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन आपको बताना है 2 ही, ठीक है। तो देखते आपने क्लास 11 में जरूर पढ़ा होगा 4 तरह का फोर्स होता है, क्या क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। और क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, और क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये 4 प्रकार का नेचर में फंडामेंटल फोर्स पाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, न्यूक्लियर फोर्स पूछा है, यानी आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स समझिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसी के अंदर में आपका वीक न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर फोर्स पूछ दिया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी पूछ दिया और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी पूछ दिया, ठीक है। तो आपको बोला कि इसका 2 गुण बताइए। तो पहला गुण देखिए, पहला इसका जो गुण होता है, इसका पहला जो गुण होता है वो होता है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये सबसे ज़्यादा मजबूत फोर्स होता है इन नेचर, इसकी तुलना में, ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में और
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तुलना में ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स, इसका जो रेंज होता है वो बहुत कम होता है, यानी ये बहुत कम दूरी तक ही अपना असर दिखा सकता है। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स यदि आप सोचेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, पूरे ब्रह्मांड के हर पिंड पर ग्रेविटेशनल फोर्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हर पॉइंट पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपके पूछा जाए कि किसका कौन सा फोर्स का रेंज सबसे ज़्यादा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे कम तो किसका हो जाएगा, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज का होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से आपको दो प्रॉपर्टी लिखना है, पहला कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर और इट हैज शॉर्ट रेंज। ठीक है, इसका शॉर्ट रेंज होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव में जो जो सवाल पूछा गया डिट्टो वही सवाल, सब वहीं से टॉपिक, वही टॉपिक्स आपको उठा करके सब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा गया। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, या फिर आप सब्जेक्टिव कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनने वाला, तो इन दो फील्ड के कारण जो बनने वाला फोर्स वेव होता है, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो बनने वाला आपका वेव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, लिख लेंगे एग्जाम में आएगा तो। चलिए, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। मैंने आपको इसका डीपली मैंने आपको समझाया था ऑब्जेक्टिव वाला में, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता है, एक्सरे होगा। ठीक है, एक्सरे। अगर यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको पूछ दे एग्जाम में यहीं से कि वेवलेंथ रेंज कितना होता है, वेवलेंथ रेंज कितना होता है एक्सरे का, तो वेवलेंथ रेंज इसका होता है 1 नैनोमीटर से कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कितना कितना कितना, जल्दी बोलिए, 1 नैनोमीटर से 1/1000 नैनोमीटर कितना होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, 1 नैनोमीटर से 1/1000 नैनोमीटर। उसी तरह से इसका यदि आपको फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ दिए, क्या पूछ दे, फ्रीक्वेंसी रेंज किसका, एक्सरे का, कितना होता है 3 इंटू कितना होता है 3 इंटू 10⁻⁻17 एच से। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻17 एच से 3 इंटू 10⁻20 एच, माइनस नहीं होता प्लस होता है। ठीक है, कितना होता है 3 इंटू 10⁻17 एच से 3 इंटू 10⁻20 एच। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसको आपको डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, और इसका मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा जरूर, ठीक है, बना करके कि ड्रो, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, ड्रो द लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट, नॉर गेट का लॉजिक सिंबल आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिलहाल के लिए इस डायग्राम को याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो वाई होता है, यहाँ पर जो ए बी इस तरह से डायग्राम बनाता है गेट जैसा, और वाई तो वाई बराबर दोनों का समेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको आप फिलहाल के लिए इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आगे चलता हूँ। और देखिए क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन बी में हम लोग घुस चुके हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में, मतलब मॉडल पेपर में, और एग्जाम में भी पूछेगा। 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया, इतना। एक चार्ज क्या यहाँ पर स्थित है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, इतना। ठीक है, मान लेते हैं ये Q1 है। ठीक है, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। ठीक है, ये Q1 है, ये क्या है, Q2 है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया आपका कितना, 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, मीटर में, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1010 खत्म, 0.5 मीटर। क्लियर। चलिए आप देखते हैं, बोल रहा है कि क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट, आपको पॉइंट बताना है ऑन द लाइन, उस लाइन पर। मान लेते हैं इस लाइन पर एक पॉइंट क्या है, इस लाइन पर, यहाँ पर हम लोग जो दोनों चार्ज को दिखाने के लिए एक लाइन ड्रॉ किए, मान लेते हैं इस लाइन पर इस लाइन पर एक पॉइंट P है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट, उस पॉइंट को आपको निकाल के बताना है। ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो दोनों चार्ज को जोड़ रहा है, देखिए इस चार्ज को भी जोड़ रहा है, इस चार्ज को भी जोड़ रहा है क्या नहीं, तो आप ही बोलिए, इस चार्ज को भी जोड़ रहा है, इस चार्ज को भी जोड़ रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, और बोल रहा है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो हमको P पर वह पॉइंट याद करना, यानी हमको दोनों के बीच में वह पॉइंट याद करना, कितना दूरी पर स्थित होगा, बस सीधा सीधी यही कि इसका बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है कि पॉइंट P कितना दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में देखिए किस तरह से इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, समझिए। तो जिस तरह से अभी मैंने आपको जितना बताया उस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, तो जो है उसको लिख दिए सिंपली। अब क्या करेंगे, हमको आप शुरू में ही मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला Q/R, तो Q1/R, तो यहाँ पर क्या है x, मान लेते हैं ये जो पॉइंट P है, मान लेते हैं ये इस Q1 के लिए कितना दूरी में स्थित है, x दूरी में स्थित है, यही वाला हमको निकालना है। ठीक है, और ये Q2 है, इससे ये कितना दूरी में स्थित है, यदि टोटल 50 मतलब 0.5 सेंटीमीटर है,
तो 0.5 में x ले लिया तो कितना बचा इसके लिए बी Q2 के लिए 0.5 माइनस एक्स बचा। चलिए तो इसलिए V1 बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा के Q1 बटा एक्स। तो के Q1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 20 गुना 10 का पावर माइनस 6 कूलम बटा R जो डिस्टेंस आपका x है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 के कारण कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बस वही फॉर्मूला के Q2 बटे R, तो यहाँ पर R कितना हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स, बस पुट कर दीजिए Q2 का वैल्यू पुट कर दीजिए बस। अब देखिए आपको टोटल निकालना, आपको क्या अलग अलग निकालना नहीं, आपको टोटल नहीं तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, बस दोनों सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या करना है दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ने पर देखिए दोनों वैल्यू को हम जब जोड़ेंगे इस तरह से सॉल्व, आप इसको पीडीएफ में आपको सेंड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से जोड़ने पर ये देखिए ये सॉल्व करने पर ये सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाता है कितना, x इज इक्वल टू 0.41 मीटर। क्लियर हो गया, कितना दूरी पर स्थित है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको वो पॉइंट बताना है, तो पॉइंट का पोजीशन बताना है कहाँ पर स्थित है, तो वो पॉइंट कितना दूरी पर स्थित है 0.5, एक्स का वैल्यू कितना है 0.41 मीटर। क्लियर हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया, इसको फिलहाल में मैं आपको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया कि आल्सो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बस इसी को ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू निकालने बोल रहा है उस सिस्टम का। तो यू का फॉर्मूला भी हम लोग पुट कर देंगे, सारा वैल्यू तो हमको दिया ही गया है, बस आंसर आ जाएगा। क्या दिया है सारा वैल्यू, क्या क्या दिया है देखिए। तो यू का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं के Q1 बटा R, क्या आपने नहीं पढ़ा चैप्टर 1 में, एकदम पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग पुट कर देते हैं, सारा वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन में, बस पुट कर देने से हमारा आंसर आ जाता है, कितना आ जाता है -1.44 जूल। माइनस जो साइन है वो दिखाता है कि दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, यदि प्लस रहता है दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए बिल्कुल हलवा है, एकदम आसान क्वेश्चन आपका पूछा गया, केवल आपको रिवीजन करने का डेरी, भले तो आप इसको रट लीजिए, कुछ नहीं करना है रट लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ड्रॉ ए स्केच शोइंग द बेसिक एलिमेंट ऑफ एन एसी जनरेटर, बस एसी जनरेटर आपको ड्रॉ करने बोल रहा है, स्टेट इट्स प्रिंसिपल, और सिंपल सा उसका प्रिंसिपल केवल आपको बताने बोल रहा है, कुछ लॉजिक आपको कुछ बताना नहीं है, ज़्यादा कंसीडर ये सब कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको डायग्राम छाप देना है और उसका प्रिंसिपल लिख देना, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं किस तरह से इसका डायग्राम को छापेंगे। तो देखिए काफ़ी आसानी से और काफ़ी क्लियर नीट एंड क्लीन यहाँ पर डायग्राम को छापा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि एसी जनरेटर का किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था, इस तरह से आपको कुछ याद आ रहा होगा देखकर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, दोनों के बीच में एक आर्मेचर को रख देते हैं, आपने क्लास 10 में पढ़ा था इस तरह का। ठीक है, और ये जब हम लोग इस क्या करते हैं, ये जो एक्सेल होता है, इसको जब हम लोग ये कराते हैं, ठीक है, घुमाते हैं। ठीक है, तो घुमाने से क्या होता है, देखिए घुमाने से क्या होता है, ये जो कॉइल है ना, ये जो आर्मेचर है, ये इस तरह से घूमता है, इस तरह से एक बार पलटता है, एक बार फिर मतलब पूरा नहीं घूम जाता है, एक बार पलटता है, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, बस इधर मतलब ऊपर नीचे होता है। ठीक है, पूरा घूमता नहीं है, बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना तो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था किस तरह से। ठीक है, तो देखिए केवल उसका डायग्राम का एक और बार आपको यहाँ पर देख लेना है, बना लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रश B1 हो गया और ब्रश B2 हो गया, स्लिप रिंग R1 हो गया, स्लिप रिंग R2 हो गया, जो इस एक्सेल को पकड़ करके रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए जी। ठीक है, बाकी सब तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो देखिए ये एसी जनरेटर हो गया, लिख देना नीचे में एसी जनरेटर, क्या लिख देना एसी जनरेटर, क्या लिख देना नीचे में एसी जनरेटर, खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका प्रिंसिपल को लिख देना है। क्या प्रिंसिपल, बहुत ईजी इसका प्रिंसिपल है, किट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए अब आपको जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अगर आपको जानना है, मैंने तो इसके लिए वीडियो भी बताया है, तो फिर भी अगर मैं आपको जानना है तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देखिए मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए लिख दिया मैंने पहले से कि व्हेन वी रोटेट द कॉइल ABCD। देखिए यहाँ पर एक कॉइल था ना, जिसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, यहाँ पर एक कॉइल था, जब इसको हम लोग रोटेट करवाते, क्या करवाते, रोटेट करवाते, क्या करवाते, घुमाते, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड में, कहाँ पर, इस दोनों बार मैग्नेट के बीच में, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को रोटेट करवाते हैं, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किस कारण से, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल, जब कॉइल को घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा वहाँ पर क्या बनने लगता है, ये सुपर हीरो आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये बनने लगता है उस कॉइल में, मतलब एक करंट बनने लगता है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब व्हेन देखिए देखिए क्या होता है, EMI क्या होता है, EMI क्या होता है, देखिए EMI नहीं दिख रहा है, देखिए अब दिखेगा, EMI देखिए क्या होता है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, गौर से सुनिए, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, किसी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, इस चेंजेस
देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तब कॉइल में क्या होता है, एक ईएमएफ बनने लगता है, कॉइल में क्या होता है, करंट बनने लगता है, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि हाउ डज द फ्रिंज विथ WIDTH विड्थ, ठीक है, हाउ डज द फ्रिंज विथ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज चेंज व्हेन द होल एपरेटस यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कैप्ट इन अ लिक्विड। जब उस पूरा एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहाँ पर करते हैं, लिक्विड में करते हैं, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू कितना दे दिया आपका 1.3। तो देखिए 1.3 दिया है, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है बोलिए तो 1.3। दिमाग लगाइए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का। यस, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.00000 समथिंग कुछ होता है, मतलब उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 मानते हैं। तो जब इस पूरा हम लोग, आप कुछ याद आया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी था, और पूछा था कि जब उस पूरा सिस्टम को हम लोग कहाँ पर रख देते हैं, कहाँ पर रख देते हैं, एयर से कहाँ पर रख देते हैं, वाटर में रख देते हैं, तब उसका फ्रिंज विथ में किस तरह से परिवर्तन होता है, वेरी करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी था, किस तरह से देखिए, बस उसी को रिवाइज कर देना यहाँ पर एक और बार। किस तरह से देखिए, हम लोग जानते हैं, इतना मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया था, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या होता है, वेवलेंथ में चेंज होता है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है, एयर से आता है, एयर से आता है वाटर में, मतलब लिक्विड में, तो क्या होता है, वेवलेंथ में चेंज होता है, मीडियम में चेंज होने के कारण, वेलोसिटी में चेंज होने के कारण वेवलेंथ चेंज होता है, ठीक है। ये हो गया। तो इतना चेंज होता है, तो चेंज होने से क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ जो साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा एक हमको फॉर्मूला बता करके चल गए, क्या बताए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर बटे लिक्विड, वो बराबर होता है लैम्डा एयर बटे लैम्डा लिक्विड, ठीक है। तो देखिए इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो म्यू लिक्विड बटे म्यू एयर हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा एयर बटे लैम्डा लिक्विड, इतना तो आप जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि फॉर एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है, एक, सबका मालिक एक। पुट कर देते हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुट कीजिए तो यहाँ पर 1, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो और इसका जगह में हम लोग ये डाल देते हैं और इसका जगह में ये डाल देते हैं, तो लैम्डा लिक्विड बराबर हो जाएगा, लैम्डा लिक्विड बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा एयर बट्टे म्यू लिक्विड। देखिए यही वाला यहाँ पर लिखा गया, चेंज कर दीजिएगा, लैम्डा लिक्विड बराबर लैम्डा एयर बटे म्यू लिक्विड। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आया मेरा, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए सिंपली। अब हम लोग फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जानते हैं कि ये जो फ्रिंज विड्थ को डिनोट करते हैं बीटा से, और बीटा बराबर होता है लैम्डा और कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। पुट कर देते इस फॉर्मूला में, क्या दिक्कत है, हम लोग अभी निकाले, और इसको यदि हम लोग लिक्विड के लिए निकालते हैं, क्योंकि आपको बोल रहा है कि इस पूरा सिस्टम को आपको किस में डालना है, लिक्विड में डालना है, तो बीटा हमको फ्रिंज विड्थ भी किसका निकालना होगा, लिक्विड का निकालना होगा। तो लिक्विड का फ्रिंज विड्थ बराबर हो जाएगा लैम्डा लिक्विड कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। और अभी अभी हम लोग ऊपर में निकाले, क्या निकाले, लैम्डा लिक्विड का वैल्यू, देखिए लैम्डा लिक्विड का वैल्यू अभी अभी निकाले, देखिए ये आया, पुट कर देते हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है, पुट करने से आपका देखिए कुछ होता है, देखिए तो बहुत कुछ हो जाता है। लैम्डा लिक्विड बराबर हो जाएगा, मतलब बीटा लिक्विड यानी फ्रिंज विड्थ लिक्विड का हो जाएगा एयर, मतलब लैम्डा एयर बट कैपिटल डी बटे म्यू लिक्विड इंटू स्मॉल डी। फ्रॉम इक्वेशन 1 कहाँ से आया, लिख दीजिए बगल में एग्जामिनर के लिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा लिक्विड बराबर हो जाएगा एयर। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक और फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ से अगर आप अपना नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ एक और फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पर लैम्डा एयर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, ये हो जाए फॉर्मूला बीटा एयर का। तो पुट कर दिए, और ये तो पहले से नीचे में था, तो इसको नीचे में रहने दिए बस। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आपको दे दिया है, यानी म्यू लिक्विड का वैल्यू दे दिया 1.33, तो 1.33 म्यू लिक्विड का आपको वैल्यू दे दिया 1.33। तो देखिए जाहिर से यहाँ पर दिख रहा है कि नीचे में जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। हम लोग जानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, एयर का कितना होता है 1 होता है, और ये जो 1.33 क्या है, ज़्यादा है, यानी नीचे में आपका जो वैल्यू टू है वो ज़्यादा वैल्यू दिया है, यानी ये भागा करेगा, यानी भाग देंगे तब इसका जो वैल्यू होगा वो और कम हो जाएगा, यानी जो आपका फ्रिंज विथ लिक्विड का होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो सो फ्रिंज विथ ऑफ द जो पूरा सिस्टम का, यदि उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, वाटर में रखेंगे, तो फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बाय ए फैक्टर ऑफ, और कितना फैक्टर से डिक्रीज करेगा, वो फैक्टर कितना फैक्टर से डिक्रीज करेगा, 1.3 से ही डिक्रीज कर जाएगा, बस यही आपको देखना है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ूंगा और इसका आंसर ये वाला नहीं, मैं दूसरा बताऊंगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, डिफ्रैक्शन एंड ड्यू टू ए सिंगल स्लिट एंड द इंटरफेरेंस फ्रिंज प्रोड्यूस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी इसमें आपको ये वाला ध्यान देना है, इंटरफेरेंस फ्रिंज, इंटरफेरेंस पर ध्यान देना है,
इसमें ध्यान देना इंटरफेरेंस पर, और इसमें आपको किस में ध्यान देना है, डिफ्रैक्शन पर। यानी आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस मतलब डिस्टिंग्विश करने पड़ रहा है, मतलब दोनों में अंतर लिखने पड़ रहा है। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस या इट इज़ द सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। मतलब यह तब बनता है, मतलब यह क्या है, यह सुपर पोजिशन है, मतलब टकराव है। मतलब टकराव से जब दो वेव्स आपस में टकराता है और दोनों वेव्स कहाँ से आ रहा है, दो कोहेरेंट सोर्स से आ रहा है, ठीक है। मतलब दो अलग अलग सोर्स से आ रहा है, ठीक है। तो जब दो कोहेरेंट सोर्स से वेव आ रहा है, दो को वेव, और टकराने से क्या बन रहा है, मेरा टकराने से मेरा इंटरफेरेंस बनता है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन मतलब जिसको हिंदी में हम लोग विवर्तन बोलते हैं, आप लोग क्लास 10 में जरूर पढ़े होंगे। विवर्तन किसको बोलते हैं, तो इट इज़ द सुपर पोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब ये सेकेंडरी वेवलेट्स का टकराव होता है कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेवफ्रंट। और यह कैसे आता है, यह किस चीज़ से आता है, यह सेम वेवफ्रंट से आता है, ठीक है। और ये वाला क्या था, अलग अलग कोहेरेंट सोर्स से आता था। उसके बाद है सेकंड नंबर पॉइंट कि द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ब्राइट फ्रिंज आर कंप्लीटली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर कंप्लीटली डार्क। जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, इसमें जो ब्राइट फ्रिंज होता है वो कंप्लीटली ब्राइट होता है, और जो डार्क फ्रिंज होता है वो कंप्लीटली डार्क होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे तो इन डिफ्रैक्शन डार्क फ्रिंज आर नॉट कम्प्लीटली डार्क। इसमें क्या होता है, डार्क फ्रिंज कम्प्लीटली डार्क नहीं होता है। वहीं हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस में। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, द इंटरफेरेंस फ्रिंज विथ बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज में बी सेम और नॉट। मतलब इसमें जो फ्रिंज विथ होता है दोनों का सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जबकि इन डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द ब्राइट डार्क फ्रिंज आर नॉट सेम। इसमें भी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ जो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज होता है वो सेम नहीं होता है, जबकि इसमें इंटेंसिटी दोनों का सेम होता है, ठीक है, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का। देखिए इसमें सेम होता है डार्क फ्रिंज एंड द ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी सेम होता है, जबकि डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में सेम नहीं होता है। अभी हम लोग ऊपर में देख लिए। और अगला पॉइंट है कि इन डिफ्रैक्शन द लाइट इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज आर नॉट सेम, ठीक है। इसमें सेम नहीं होता जबकि इंटरफेरेंस में सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन में है। क्या है अगला क्वेश्चन, डिफाइन करने पर रहा है, जो आप जानते हैं, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। और बोल रहा है कि एज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसके बाद फोटो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंशियल लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है, प्लॉट ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज ए फंक्शन ऑफ एनोड पोटेंशियल फॉर टू लाइट बीम्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज I1 और I2। दोनों जो आपको दो क्या दे दिया, इंटेंसिटी दे दिया I1 और I2 के बीच में आपको ग्राफ खींचने बोल रहा है, पोटेंशियल और I1 I2 के बीच में ग्राफ खींचने बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल देख लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होता क्या है। तो देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, किसको रिक्वायर्ड, किसको आवश्यकता होता है, द इंसिडेंट लाइट, जो बाहर से जो आ रहा है उस लाइट को जरूरत होता है, किस लिए, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस, ताकि वह मेटल सर्फेस में पड़े, वो जो लाइट, ठीक है, मेटल सरफेस में पड़े और वहाँ पर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इजेक्ट कर दे, ठीक है। तो जो बाहर से आ रहा है जो लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है, उसको जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किस लिए जरूरत होता है, ताकि वह मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू नॉट, इसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और इट इज आल्सो नोन एज, इसको इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। आपको एमसीक्यू में पूछ देगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग के बीच में ग्राफ क्या है, ग्राफ आपको खींच देना है, इस तरह से करंट का ग्राफ खींचना है और इस तरह से पोटेंशियल का ग्राफ खींचना है। इधर नेगेटिव पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये वाई एक्सिस में हम लोग आई को दिखा देंगे, करंट को, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से ग्राफ खींच देना और दोनों से देखिए यहाँ से ये पॉइंट मिनिमम पोटेंशियल है, ठीक है, जहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल इतना आपको रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है, इतना मिनिमम पोटेंशियल है, जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से देखिए, इस तरह से ग्राफ है, एक ही पॉइंट से निकल रहा है, ये I1 के लिए हो गया, ये I2 के लिए हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट, आपको बोर्स पोस्टुलेट का यूज करना है। आपको क्या करना है, बोर्स पोस्टुलेट यानी बोर का नियम का यूज करके, बोर का एटॉमिक मॉडल का यूज करके डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एनथ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। मतलब आपको रेडियस जो इलेक्ट्रॉन का बताया, मतलब एटम का जो रेडियस बताया है बोर का एटॉमिक मॉडल में, उसका डिराइव कर देना है। तो चलिए इसका भी हम लोग यहाँ से नहीं देखेंगे, हम लोग अलग जगह में लिखे वहाँ से देखते हैं।
तो बोर्स का पोस्टुलेट से हम लोग हाइड्रोजन एटम का, देखिए बोर्स जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस का फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कुछ ये कि बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसीडर क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ना, मैं डायरेक्ट आपको फिगर से दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, ये एक एटम है ना, ये एक एटम है। तो ये एक एटम जो है ना, इसका यहाँ पर मान लेते हैं कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, यहाँ इसको ऑर्बिट में रहता है, ठीक है। कक्षा में गति करता है इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। और भी सारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इतना, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जिसको न्यूक्लियस को हम लोग डिनोट करते हैं जेड ई से, ठीक है। प्लस होता है न्यूक्लियस, सब जानते होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही आर का फॉर्मूला आपको निकालने पड़ा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इधर गति करेगा, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे तो इधर गति करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे तो यहाँ गति करेगा। इस तरह से देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह घूम रहा है, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूम रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी है इसके पास, और साथ ही साथ इसके पास क्या है, इसके पास साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रखता है अपने पास, और सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स भी बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर 1/ε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर Q1 क्या है, Q1 जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो हो गया, Q1 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है वो हो गया, और Q2 अब जिसको मानेंगे, पहले आप न्यूक्लियस को मानेंगे तो न्यूक्लियस को हम लोग जेड ई से डिनोट किए, और इलेक्ट्रॉन को ई से, तो जेड ई स्क्वायर हो गया गुना करने पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है, तो बस दिखा दिए, जो कट उसको काट दिए। इस तरह से आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बोर्स का एटॉमिक मॉडल का भी यूज करने वाला क्वेश्चन में, तो हम लोग बोर्स का सेकंड जो पोस्टुलेट होता है वो हम जानते हैं कि वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, कहता है कि एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर होता है nh/2 है ना, बताता है ना। आपने नहीं भी यह चैप्टर पढ़ा है, फिर भी आपने क्लास 9 या 10 में पढ़ा था, तो वहाँ से आपको याद होगा, क्लास 11 में तो जरूर ही पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो इस तरह से देखिए, जब हम लोग ये जो एंगुलर मोमेंटम एल बराबर होता है, जो एंगुलर मोमेंटम एल बराबर होता है mvr बराबर nh/2, इसको आप स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो जिससे दोनों को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आप इस तरह से, फिर ये एक इक्वेशन आ गया, और शुरू में जो ये था उसको एक इक्वेशन माने थे हम लोग, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आपका जो आर का वैल्यू आ जाता है, इस यही वाला आर निकालने बोला आपको, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। यहाँ से देखिए ये वाला, देखिए ये वाला एक एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस से जड़ी प्लस दे देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो रेडियस होगा ना, वही रेडियस तो ये वाला होगा, ठीक है। यही वाला निकालने बोला था, क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है आपका ये हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ करंट डायग्राम, सॉरी सर्किट डायग्राम, आपको सर्किट डायग्राम को यूज करके क्या बताना है, डिस्टिंग्विश करना है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। ये हमने एमसीक्यू में, मतलब ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, और पे पीएन जंक्शन क्या होता है, वो भी मैंने डिस्कस किया था। वो आप इस बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं, एमसीक्यू वाला, ठीक है। मतलब उसमें जो मॉडल पेपर का हमने सब्जेक्टिव बात किए थे वो वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन में पूरा ड्रॉ द वीआई ग्राफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए आपको वीआई ग्राफ बनाने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या बताना है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में आपको डिफरेंस निकालने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग डिफरेंस लिखते हैं। तो देखिए ये वाला है हमारे पास क्वेश्चन, तो देखते हैं। सबसे पहले, सॉरी एक मिनट, ये घूम जा रहा है बार बार, कहाँ से होगा, हाँ यहाँ से होगा। चलिए ये हम लोग देखते हैं। तो ये तो पूरा दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, तो चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या फॉरवर्ड बाइसिंग, एक तरफ क्या लिखा फॉरवर्ड बाइसिंग, एक तरफ क्या लिखा रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन का ही टाइप होता है, एन टाइप पी टाइप का, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग आप तो जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए सर्किट डायग्राम सबसे पहले आपको लिखने बोला है। सर्किट डायग्राम हम लोग बना दिए दोनों का, ठीक है, बना दिए। ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो छोटा सा आपका डायग्राम जो यहाँ पर दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको कि ये वाला देखिए, ये वाला इसको समझना पड़ेगा। ये वाला देखिए यहाँ पर जो है ना, ये तो बैटरी है आप जानते हैं, ठीक है, ये तो बैटरी है, ये भी बैटरी है, मतलब ये बैटरी है, तो बैटरी का सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और देखना क्या है हमारे पास, देखना ये है कि ये वाला हो गया पी टाइप का रीजन, ये वाला हो गया पी टाइप का रीजन। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ पी टाइप का रीजन, ये हो गया एन टाइप का रीजन, ये एन टाइप का रीजन, मतलब दो को सेमी कंडक्टर, यहाँ पर दो को सेमी कंडक्टर आप जानते हैं क्या होता है, सेमी कंडक्टर, ठीक है, दो को सेमी कंडक्टर यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो ये एन टाइप का हो गया, ये पी टाइप का हो गया, ठीक है, ये क्यों नहीं मिट रहा है, हाँ ठीक है, एन टाइप हो गया, ये पी टाइप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। ठीक है, मतलब यहाँ से आर पार इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स नहीं हो सकता, आर पार नहीं हो सकता। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर भी इसको बोलते हैं। ये जंक्शन होता है दो सेमीकंडक्टर के बीच का। ठीक है, उसको बैरियर भी बोलते हैं, फाटक की तरह हम बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी वही फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम ये हो गया, दोनों का सर्किट डायग्राम बना दिए। अब लिखना क्या है, इसको ध्यान से आपको समझना है। लिखना क्या है कि इन द अरेंजमेंट, इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में क्या होता है, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है ना, वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। देखिए मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो होता है ना पी टाइप का सेमीकंडक्टर, देखिए ये वाला पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इसको ये कौन सा बेसिंग हो गया, फॉरवर्ड बेसिंग। उसी तरह से हम लोग रिवर्स बेसिंग में काम करेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग रिवर्स बेसिंग देखें तो ये देखिए इसका जो पी टाइप जो है ना वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। सर्किट डायग्राम को देखिए वो वाला नहीं। ठीक है, और एन टाइप जो है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का बाइसिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स बाइसिंग। क्लियर हो गया। चलिए इसमें देखिए और एक दो पॉइंट लिख दीजिए डिफरेंस में। जैसे इसमें डेप्लेशन लेयर क्या होता है, डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है मैं बताता हूँ। देखिए कैसे डिक्रीज करेगा, ये जो देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला, उसको उसको छोड़िए, इसको देख छोड़िए, इसको छोड़िए, ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला। देखिए यहाँ पर जो होल्स हो ना, होल्स को देखिए, होल्स ये वाला होल्स है। ठीक है, ये सब होल्स है। होल्स जो है ना इधर मूवमेंट कर रहा है, इधर इधर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इधर इधर मूवमेंट कर रहा है। तो डेप्लेशन लेयर क्या होगा, घट जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, वही वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेप्लेशन लेयर डिक्रीजेज। ठीक है, डेप्लेशन लेयर डिक्रीज कर गया। चार्ज कैरियर पासेस थ्रू द जंक्शन, क्यों, क्योंकि ये जो जंक्शन है ना बीच में, ये जो फाटक है ना, क्योंकि इससे भी यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा, मैंने होल्स जा रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये इधर पार हो जा रहा है, ये इधर पार हो जा रहा है, मतलब जंक्शन बीच में है। जंक्शन से होल्स, चार्ज कैरियर कौन कौन होता है, प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन बोल रहे हैं, जो होल्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, दोनों चार्ज कैरियर होता है, दोनों चार्ज को ले जाने वाला वाहक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कैरियर क्या हाल देखिए, तीसरा पॉइंट में चार्ज कैरियर पासेस थ्रू जंक्शन, पासेस थ्रू द जंक्शन। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा ये हो गया। उसी तरह से डिटो इसी में भी लिखा, केवल आपको उसका उल्टा कर देना, रिवर्स। और देखिए दूसरा यहाँ पर ग्राफ बोला था, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ग्राफ बोला था कि ड्रो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। तो ग्राफ हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये फॉरवर्ड बाइसिंग का है, और ये वाला ग्राफ रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में इसको इधर कर दीजिए, रिवर्स बाइसिंग में इसको नीचे कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपको क्या दिखा देना है, भी दिखा देना है, और ऊपर का वाई एक्सिस में आपको आई दिखा देना है। इधर भी दिखा देना है, इधर भी क्या दिखा देना, आई दिखा देना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा किस किस तरह हमको करना है। क्वेश्चन बहुत आसान आसान आपका पूछा गया, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेट गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉसेस थ्योरम जरूर पढ़ा होगा। तो आपको गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने बोल रहा है, मतलब डिफिनेशन, और बोला कि यूजिंग दिस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। मतलब आपको गॉसेस थ्योरम का यूज करके यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, किसी पॉइंट पर। तो देखिए हम लोग इस तरह से इसको डायग्राम यहाँ पर बनाए हैं। ये क्या है, ये जो है ना वो एक चार्ज प्लेन शीट है। देखिए चार्ज है, देखिए हर तरफ चार्ज है, देखिए हर तरफ चार्ज है, मतलब पूरा क्या प्लेन शीट जो है ना वो पूरी तरह से चार्ज है। ठीक है, अब हम लोग गॉसियन सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ गॉसियन थ्योरम का। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, डिफिनेशन नहीं लिखा हूँ मैं, स्टेट गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, जैसे ये क्लोज सरफेस हुआ है, किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले मिटा देता हूँ सारा चीज़। ठीक है, देखिए ये क्लोज सरफेस हो गया, किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ठीक है, वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इस क्लोज सरफेस। यानी जैसे चार्ज यहाँ जाएगा, चार्ज यहाँ जाएगा, चार्ज यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो गया, इस सरफेस के द्वारा इनक्लोज हो गया, मतलब पूरी तरह से इनक्लोज हो गया। ठीक है, तो कितना इनक्लोज हुआ, 1/ε0 टाइम्स इनक्लोज हुआ, मतलब 1/ε0 गुना इनक्लोज हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग गॉसियन थ्योरम। ठीक है, गॉसियन थ्योरम। तो इस तरह से देखिए एक, मतलब गॉसियन थ्योरम कोई भी सरफेस होगा उसको कवर करेगा, उसको इनक्लोज करेगा। ठीक है, इतना माइंड में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सरफेस है, चार्ज स्फेरिकल प्लेन शीट, इसको भी ढक रहा है। कौन ढक रहा है, इसको भी कौन इनक्लोज कर रहा है, देखिए ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिक, इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो ये तीन तरीके से इसको इनक्लोज कर रहा है, एक इधर से फर्स्ट पार्ट, ये एक पूरा वाला, ये वाला सेकंड पार्ट, और ये वाला थर्ड वाला। तो टोटल 3 पार्ट है इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन सरफेस का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंसिडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो जरूर होगा सिग्मा।
एंड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इंक्लूड द चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है, या चार्ज स्फेरिकल प्लेन सीट एज शोन इन द फिगर। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया कि गॉसियन सरफेस एक चार्ज मतलब स्फेरिकल तो नहीं है, चार्ज प्लेन सीट है, प्लेन सीट को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया। हम लोग गॉसियन सरफेस से, हम लोग गॉसियन थ्योरम से क्या जानते हैं, फाइव बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, आपने चैप्टर 1 में जरूर पढ़ा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो क्यू बाई एस होता है या फिर क्यू बाई ए होता है क्या नहीं, आप खुद बोलिए, आपको तो याद होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा यहाँ से निकाल लेते हैं और सिग्मा का वैल्यू जाकर कहीं पर पुट करेंगे, ठीक है। मेरा पास क्या है, सॉरी सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास फाइव बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन होता है। यदि हम क्यू का वैल्यू में यहाँ पर कुछ पुट कर देते, यहाँ से सिग्मा एस को पुट करते तो सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मान के आप छोड़ सकते हैं इसको, और फिर से हम गॉसेस थ्योरम लगाएंगे तो एक और फॉर्मूला आता है गॉसेस थ्योरम का, फाइव बराबर ई डॉट डी एस। तो फाइव बराबर ई डॉट डी एस होता है। तो यहाँ पर टोटल कई गो सरफेस है, टोटल 3 गो सरफेस है, कई गो सरफेस है, टोटल 3 गो सरफेस है। तो तीनों के लिए क्या क्या होगा, इधर चलिए 1 मिनट, तो थोड़ा आगे निकल गया है। देखिए यहाँ पर टोटल 3 गो सरफेस है, तो तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का हम लोग अलग से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया, सेकंड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट के लिए हो गया। तो इस तरह का अपना क्वेश्चन जरूर बनाया होगा चैप्टर 1 में, ठीक है। तो ये तो लगभग आपने पढ़ाई होगा, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप आराम से इसको जब बनाएंगे तब देख सकते हैं कि सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी, कि स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ, क्या बोला है कि कौन सा प्रिंसिपल बताने बोला है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपको बताने बोला है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पर लिखा है क्या नहीं, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, डिस्क्राइब ब्रीफ विच द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, हाउ दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, वो एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है। जिस तरह आपने वोल्ट मीटर देखा होगा, वोल्ट मीटर भी क्या करता है, सर्किट में वोल्टेज को मापता है, उसी तरह पोटेंशियोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस होता है, आप खुद से लिख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है विच मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द या इन द सर्किट एक्यूरेटली। ये आपको मेन पॉइंट क्या लिखना है, एक्यूरेटली, ठीक है, बस यही वर्ड वो देखता है कि आपने एक्यूरेटली बोला है क्या नहीं, ठीक है। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। उसके बाद आपको बोला कि डिस्क्राइब, क्या बोला है, डिस्क्राइब ब्रीफ विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, मतलब आपको इसको डिस्क्राइब भी करने बोल रहा है सर्किट डायग्राम बना करके। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, मतलब पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम लोग मतलब 3 टोटल चीज़ निकालते हैं, ठीक है। उसमें बोला है कि आप पहला बोला है कि आप मतलब उसमें बोला है कि आप 2 ईएमएफ में कंपेयर करके दिखाइए पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो देखिए हम लोग इसको बनाते हैं, किस तरह बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रेजिस्टेंस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, जो पोटेंशियल होता है उस वायर में, ठीक है। जितना बड़ा वायर होगा उतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल आएगा, आप जानते होंगे, मतलब लेंथ बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ता है। तो इस तरह मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा कि के बराबर भी बाई एल कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं क्या नहीं। यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, याद है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बराबर आया था माइनस डी वी, मतलब ई बराबर आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आया था माइनस डी वी बटे डी आर, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बराबर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर आया था, याद कीजिए कुछ। तो यहाँ पर देखिए कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, कंपेरिजन करेंगे ईएमएफ का 2 सेल्स का, ठीक है। 2 सेल मतलब 2 बैटरी होगा इसमें। तो देखिए डायग्राम को यदि आप ध्यान से देखेंगे, डायग्राम को देखिए, डायग्राम में आपको 2 सेल दिख रहा है कहीं पर, देखिए यहाँ पर एक सेल जिसका ईएमएफ E1, यहाँ पर एक सेल जिसका ईएमएफ E2। अब जाहिर सी बात है कि सेल होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा R1, इसके लिए R2। और पोटेंशियोमीटर का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लेंथ होता है, वायर होता है, यहाँ पर एक वायर तार, ठीक है, जिसका लेंथ L दे दिया है। और यहाँ पर एक बड़ा सा बैटरी हम लोग लगा देते हैं, बैटरा, ठीक है, बैटरी नहीं बोलेंगे बैटरा, चलिए बोल लेते हैं, बैटरा लगा दिए, करंट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ईएमएफ लगा है, और यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये कुंजी लगा है, कुंजी K1, दूसरा कुंजी क्या है, मतलब कुंजी मतलब क्या, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्विच, 2 को स्विच लगा हुआ है K1 और K2, ठीक है। तो जब K1 को बंद करते कभी K2 को बंद करते हैं, ठीक है, तो कुछ अलग अलग हमको देखने को मिलता है। ये वाला क्या है, गैल्वेनोमीटर से जोड़कर हम लोग चेक करते हैं जगह जगह पर कि इस जगह पर चेक किया कितना पोटेंशियल है, इस जगह पर चेक किया कितना पोटेंशियल है, इस जगह पर चेक किया कितना पोटेंशियल है, मतलब ये वाला जोकी को रख रख कर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हम लोग एक बार क्या करेंगे, यदि हम लोग एक बार K1 को बंद कर देंगे, अगर हम लोग K1 को पूरा सटा दिए, बंद कर दिए, है ना, और K2 को खुला रख दिया, K2 को हम लोग खुला रख दिया, ठीक है,
K2 को खुला रख दिए, तब जो नॉल पॉइंट ऑब्टेन एट लेंथ L1, तब मान लेते कि हम लोग एक पॉइंट क्या चुनिए, L1 पर चुने हैं, एक पॉइंट क्या चुने, L1 पर, L ऑफ लेंथ L1, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो पोटेंशियल होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई एल इंटू एल हो जाएगा, L1 बराबर E1 बराबर K L1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना आ गया, K L1, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं K2 को एक बार बंद कर दिया और K1 को खुला रख दिया, तो नल पॉइंट हमको L2 पर मिलेगा, ठीक है। किसी एक पॉइंट अब मान लेते हैं L पर मिला, L1 पर, अब ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे हम लोग, तो कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पर मिला, ये इसको जोड़कर मान लेते हैं यहाँ पर मिला, तो दूसरा लेंथ मेरा L2 हो गया। तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मतलब EMF, इसके लिए भी EMF क्या हो गया, KL2। तो दोनों का EMF को हम लोग कंपेरिजन करना है, तो कंपेरिजन कैसे करते हैं हम लोग, डिफरेंस करके, मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं। तो Y1 बट मैंने ये E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E मतलब EMF है, ठीक है, सेल का EMF। तो EMF E1 बटे EMF E2 बराबर L1, मतलब तो इस तरह से आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो EMF जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, ठीक है। तो दो EMF कितना हो जाएगा, दो EMF L1 मतलब E1 बटे E2 हो जाएगा आपका L1 बटे L2। तो कंपेरिजन करने बोला था, हम लोग कंपेरिजन कर दिए सिंपली, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि ये भी आपने पढ़ा होगा जरूर, ये तो मैंने खुद आपको वीडियो में बताया कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, हैंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है, यूट्यूब में आप मेरा वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दो करंट कैरिंग कंडक्टर रहता है, ठीक है, कंडक्टर मतलब वायर भी आप यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब करंट देते हैं आई, तो यहाँ पर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर करंट देते हैं तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर क्या होगा, करंट बनेगा, और फिर क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट यहाँ पर इंड्यूस होगा, EMF मतलब EMF यहाँ पर नहीं मतलब फोर्स आएगा, ठीक है, फोर्स आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्स का जो वैल्यू आपको निकालने वाला, मैंने एक्सप्रेशन बोला कि इस जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, इस वायर में, तो जाहिर सी बात है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इस वायर को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, यहाँ पर भी फोर्स लगाया, तो कितना फोर्स लगाया। फिर इस वायर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दिए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा, ठीक है। तो वही फोर्स का आपको एक्सप्रेशन निकालने बोला है, क्या बोला है, उसी फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने बोला है। देखिए यहाँ पर तो दोनों फोर्स का जो एक्सप्रेशन जो है ना वो सेम आएगा। देखिए इसके लिए भी F1 के लिए भी आया म्यू नॉट I1 I2 बटे 2πd, और देखिए इसके लिए भी आएगा आपका म्यू नॉट I1 I2 बटे 2πd आएगा। देखिए इसके लिए भी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F1 और F2 दोनों के लिए जो फोर्स है ना वो बराबर लग रहा है, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2πd। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग अटेंड कर लिए, और 1 एम्पियर का आपको डिफिनेशन यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, राइट द फंक्शन of a transformer, state its principle of working with the help of diagram, mention various energy losses in this device, the primary coil of an ideal step of transformer हैज़ 100 टर्म्स, ये आपका न्यूमेरिकल दिया। तो सबसे पहले हम लोग देख ले ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज को मेजर मतलब जो बताता है, मतलब जो मेजर करता है, ठीक है, विच चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो चेंज करता है, मतलब आपको जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही देता है, ठीक है, ऐसा डिवाइस होता है, मतलब आपको मनचाहा वोल्टेज मिल सकता है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच चेंजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, ठीक है, दोनों को इज नॉन एज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो वोल्टेज को इंक्रीजिंग भी करा सकता है, या ट्रांसफार्मर जो होता है ना वोल्टेज को डिक्रीज भी करा सकता है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज कराता है उस प्रकार का ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जो प्रकार का ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को डिक्रीज कराता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर का यहाँ दो प्रकार डिफाइन हो गया। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर होता है ना वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। आप तो जानते हो कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो उसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर डायग्राम भी आपको बनाने बोला है। तो देखिए काफ़ी ये सबसे ज़्यादा सिंपल डायग्राम है, ठीक है। आप बुक को यदि देखेंगे तो काफ़ी लॉजिकल डायग्राम बनाए जो आपको हो सके तो समझ में नहीं आएगा। तो ये एकदम सटीक डायग्राम है, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो कॉइल होते हैं, जो ट्रांसफार्मर बनता है ना वो दो कॉइल से बनता है। एक तो होता है प्राइमरी कॉइल और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो आप लपटा हुआ देख रहे हैं ना, ये जो होता है वो आयरन का कोर होता है, प्लेट, आयरन का प्लेट होता है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं होता है, ये इस तरह से नहीं होता है, मतलब इसको इस तरह के ऊपर से इसके ऊपर रखे, इसके ऊपर रखे, इसके ऊपर रखे, इसके ऊपर रखे, मतलब ऊपर ऊपर रखा जाता है प्लेट के रूप में, ठीक है। ये प्लेट ही होता है, ठीक है। आयरन कोर हो गया, इतना हो गया। आप देखिए इसका वर्किंग क्या होता है। तो व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जब हम लोग प्राइमरी कॉइल में क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करते हैं, मतलब किसमें, ये जो प्राइमरी कॉइल दिख रहा है ना आपको, इसमें अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि यहाँ पर सोर्स हम लोग लगा दिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो यहाँ पर वोल्टेज मतलब यहाँ पर करंट जाएगा, प्राइमरी कॉइल में करंट जाएगा ना।
तो बोल रहा है कि वैन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यदि करंट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड विद द नियर बाय कॉइल इज चेंजेस एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल। देखिए करंट गया तो आपने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा है और सेल्फ इंडक्शन भी आपने पढ़ा है। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, करंट देते हैं तो वो खुद में ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाता है और इंड्यूस कराता है करंट को। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, हम करंट देते हैं दूसरा किसी को और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, दूसरा किसी का करंट इंड्यूस होता है दूसरा किसी का, तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम जब करंट दिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो आपका प्राइमरी कॉइल है यहाँ पर भी आपका इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो ईएमएफ यह किस कारण से इंड्यूस हुआ, खुद के ही कारण से, मतलब यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन यूज हुआ। वहीं हम लोग यहाँ पर जब करंट देंगे तो ये इसी के सामने में सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ बना वो किस कारण से बना, प्राइमरी कॉइल के कारण। तो प्राइमरी कॉइल के कारण जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो वो किस कारण से इंड्यूस हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। बस समझ में आ गया, यही वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखिए अब बोला है कि ट्रांसफार्मर में कितना प्रकार का एनर्जी लॉस होता है आपको वो लिखने बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन करने बोल रहा है वेरियस एनर्जी लॉसेस इन द मेंशन द वेरियस एनर्जी लॉसेस इन दिस ट्रांसफार्मर, मतलब इन दिस डिवाइस। तो देखिए जो एनर्जी लॉस होता है ना वो 4 या 5 प्रकार का लगभग 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एनर्जी लॉसेस पहला होता है कॉपर लॉस, दूसरा होता है आयरन लॉस, तीसरा होता है लीकेज ऑफ फ्लक्स और चौथा और आखिरी क्या होता है, हाइस्टेसिस लॉसेस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, क्या पता है 4 को, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और चौथा क्या होता है, हाइस्टेसिस लॉसेस। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल उतना तो हम लोग इतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नहीं पूछा है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया, देखिए न्यूमेरिकल में क्या क्या आपको गिवन में दे दिया उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल, देखिए ध्यान दीजिए प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल अलग अलग होगा। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल के लिए आपको डाटा दिया है कि 100 टर्न से ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर ऑफ है। तो 100 टर्म्स किसके लिए, प्राइमरी कॉइल के लिए। एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 100। ट्रांसफॉर्मर रेशियो को हम लोग के से नोट करते हैं, के का वैल्यू दे दिया आपको 100। द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर रिस्पेक्टिवली। इनपुट वोल्टेज आपको दे दिया, तो इनपुट वोल्टेज हम लोग किसमें देते हैं, प्राइमरी कॉइल में। तो प्राइमरी कॉइल का आपको वोल्टेज दे दिया 220 वाट और प्राइमरी कॉइल का ही आपको पावर दे दिया 1100 वाट। ठीक है, इतना आपका दे दिया है। सेकेंडरी कॉइल का देखिए ज़्यादातर आपको सेकेंडरी कॉइल का कोई डाटा नहीं दिया है। कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आपको निकालने बोल रहा है। करंट इन प्राइमरी कॉइल, मतलब करंट कितना हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, वोल्टेज बताना है सेकेंडरी कॉइल में कितना वोल्टेज है, और करंट इन सेकेंडरी कॉइल की करंट सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट इंड्यूस हुआ है, और पावर इन सेकेंडरी कॉइल में, मतलब जितना डाटा आपको बोल रहा है सब सेकेंडरी कॉइल के लिए निकालने बोला है। आपका सारा डाटा दे दिया प्राइमरी कॉइल का। जबकि इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मुला बेस्ड से बनाएंगे, काफ़ी इजी है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आपको दे दिया 100। ट्रांसफार्मर रेशियो जिसको के से नोट करते हैं वो दे दिया आपका 100। इनपुट पावर आपका ईपी का वैल्यू दे दिया है 220 वोल्ट, क्योंकि इनपुट पावर हम लोग किस में देते हैं, प्राइमरी कॉइल में। और पावर इन प्राइमरी कॉइल आपको दे दिया 1100 वाट। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहला बोला है कि आप जो निकाल के दिखाए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन सेकंड, क्या निकालने बोला, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मुला है के बराबर NS/NP। तो यहाँ से NS मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। काफ़ी आसानी से निकाल लीजिए, यहाँ पर काफ़ी आसानी से हम लोग निकाल लिया कि NS कितना आ गया, मेरा 10,000 टर्न्स आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ये आ गया। तो फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए। जैसे IP जो करंट होता है ना, IP का फॉर्मुला होता है प्राइमरी कॉइल में जितना पावर है और बटे में प्राइमरी कॉइल में कितना EMF है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं P पावर बराबर होता है, हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं P बराबर VI होता है। तो हम लोग I को यदि निकालेंगे तो P बराबर क्या, मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। यहाँ पर देखिए P/V मतलब यहाँ पर EMF लिया गया है। ठीक है, और P मतलब यहाँ पर पावर लिया गया है फॉर प्राइमरी कॉइल, जो दोनों वैल्यू आपको दे दिया है। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर आपका करंट इन प्राइमरी कॉइल निकल जाएगा। देखिए सेकंड नंबर में आपको वही निकालने बोला था, सेकंड नंबर में देखिए आपको वही निकालने बोला था कि आप निकाल के देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल का आपको ये कोई चीज़ निकालने बोला है, केवल करंट, बाकी सब आपका वोल्टेज पावर बाकी सब आपका सेकेंडरी कॉइल का निकालने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्राइमरी कॉइल का निकाल लिए, क्या निकाल लिए, पावर मतलब करंट निकाल लिए। अब सेकेंडरी कॉइल में हम लोग क्या निकालेंगे, ES मतलब EMF निकालेंगे, करंट निकालेंगे कि सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट है, जो आपको 3 नंबर में पूछा गया। 3 नंबर में इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ES मतलब आ जाएगा, ये फॉर्मुला होता है। ठीक है, आप ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाए, ये सब फॉर्मुला होता है। ठीक है, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब यहाँ से आपको फॉर्मुला क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिंपल सा देख लीजिए कि सोल्यूशन किस तरह किया गया है। ठीक है, यहाँ पर करंट निकाला गया है इन सेकेंडरी कॉइल में, IS का मतलब करंट इन सेकेंडरी कॉइल। उसके बाद देखिए फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर होता है। तो ई नंबर में आपको बोला है 5वां नंबर में कि आप सेकेंडरी कॉइल में कितना पावर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है ना वो दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो 1100 वाट इसमें भी हो जाएगा।
अब सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन बाय ड्राइंग ए सुटेबल रे डायग्राम। ठीक है, आपको एक रे डायग्राम बनाना है, किस लिए? आपको एक रे डायग्राम बनाना है किस लिए? फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको म्यू का वैल्यू निकालना है ऑफ ट्राइंगल ग्लास प्रिज्म। इसको घेरा कर लीजिए, म्यू का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, म्यू का वैल्यू निकालने बोला है ट्राइंगल ग्लास प्रिज्म। कहाँ पर? एक ग्लास का प्रिज्म में। ठीक है, तो इतना आपको दे दिया इन द टर्म ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जिसको हम लोग मिनिमम डेविएशन मतलब डेविएशन को हम लोग डिस डिनोट करते हैं, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ए दे दिया। और आपका बी नंबर में पूरा ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपको डेविएशन भी बताने बोल रहा है कि किस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन से मतलब वेरी करता है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन को देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रिज्म बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एक प्रिज्म। इंसिडेंट लाइट यहाँ पर आ रहा है, कोई सोर्स से आ रहा है इंसिडेंट लाइट। ठीक है, कोई सोर्स से आपका आ रहा है इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो प्रिज्म जिससे टकराएगा तो ये क्या है? ये कौन सा मीडियम है? वाटर, सॉरी एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है एज कम्पेयर टू प्रिज्म क्या ग्लास का होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो जैसे कम मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरणें झुक जाती है किसकी ओर? अभिलंब की ओर। तो देखिए ये अभिलंब की ओर झुक गई, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये झुक के इधर चल गया। फिर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरणें क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी मतलब अभिलंब से दूर भागती है। तो देखिए अभिलंब ये वाला है। ठीक है, तो इसको झुकना चाहिए था इधर अभिलंब की ओर। ठीक है, लेकिन ये भाग गया इधर क्योंकि ये विरल माध्यम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से रे डायग्राम हुआ। बाकी ये सब तो प्रिज्म में होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए होगा, मतलब प्रिज्म के दो सतहों के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या है? इंसिडेंट रे के कारण बनने वाला एंगल को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? इसको इमर्जेंट, इसको रिफ्रैक्टेड रे भी आप बोल सकते हैं या फिर इमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं। इमर्जेंट रे के कारण बनने वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इमर्जेंट एंगल ई। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये तो आप देखिए, ये आपको एक चीज़ याद रखना कि डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन जब हम इंसिडेंट रे को बढ़ाएंगे आगे और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाएंगे, तो जहाँ पर मिल रहा है मतलब जहाँ पर एंगल एक बना रहा है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब विचलन का कोण। इतना अपना ये सीधा जा रहा था लेकिन ये अपना मार्ग से इतना विचलित हो गया, मतलब इतना हो गया विचलन का कोण। यही आपका एमसीक्यू में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, देखिए इस तरह से बाकी सब तो आपका सॉल्यूशन वाला है, कैलकुलेशन की फ्रॉम फिगर से। यहाँ पर देखिए कि फ्रॉम फिगर से ये जो आई है ना, ये इन दोनों का योग के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ये ई जो है ना, वो इन दोनों के कोण मतलब कोणों के योग के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो कौन कौन से जुड़ेंगे? R1 और डेल्टा 1 को जोड़ेंगे तो आई के बराबर होगा। R2 और डेल्टा 2 को जोड़ेंगे तो ई के बराबर होगा। इक्वेशन बना दिए, यहाँ से हम लोग आई और आर का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये वही क्या है? डेल्टा 1 का वैल्यू निकाला है, यहाँ से डेल्टा 2 का वैल्यू निकाला है। डेल्टा 1 टू द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना, ये कहाँ गया? हाँ, डेल्टा 1 का वैल्यू निकाला है यहाँ पर, डेल्टा 1 का वैल्यू। डेल्टा 2 का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। डेल बराबर हो जाएगा, देखिए ये आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़े नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आप इसको नोट कर सकते हैं अपना कॉपी में। टू द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा का जो वैल्यू होता है ना, मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में डेल्टा वैल्यू होता है आपका डेल एम के, और आई जो होता है वो बराबर होता है ई का। R1 R2 बराबर हो जाएगा आर का। ये कंडीशन होता है जब ये मिनिमम डेविएशन में होगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है, इसमें तो कुछ भूल नहीं सकते। तो डेल प्लस ए बराबर हो जाएगा आई प्लस ई। ठीक है, डेल प्लस ए बराबर हो जाएगा आई प्लस ई। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया डेल्टा 1। उसी तरह से यहाँ पर आई का वैल्यू निकाल लिए, कोई बात नहीं। उसी तरह से यहाँ पर आर का वैल्यू निकाल लिए। स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई बराबर मतलब म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। पुट कर दिए आई का वैल्यू को यहाँ पर डेल्टा एम प्लस a/2 और आर का वैल्यू a/2 पुट कर दिए। यही जो इक्वेशन आया, यही इसको प्रिज्म फार्मूला भी बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज नॉन एज प्रिज्म फार्मूला। आपका एग्जाम में यदि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ दे प्रिज्म फार्मूला 2 पूछ दे तो आपको ये याद रखना म्यू बराबर क्या होता है? साइन लैम्डा एम प्लस a/2 बटा साइन a/2। ठीक है, उसके बाद अगला आपका ग्राफ खींचने बोला है, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ आपका वेरिएशन दिखाने बोल रहा है। समझे क्वेश्चन को? वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं? डेल्टा को बोलते हैं। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई।
आई और डेल्टा के बीच में आपको वेरिएशन करने बोल रहा है, मतलब उसको अलग करने बोल रहा है, मतलब वेरिएशन मतलब किस तरह से वेरी कर रहा है, मतलब किस तरह से डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से वाई एक्सिस में हम लोग क्या दिखाए हैं, डेल्टा को दिखाए, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन को, और एक्स एक्सिस में हम लोग किसको दिखाए हैं, करंट को दिखाए, आई को दिखाए। और करंट सॉरी यहाँ पर करंट कहाँ से, यहाँ पर आई मतलब है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब एक पॉइंट खोजिए तो जहाँ पर डेल्टा और आई का वैल्यू बराबर है। देखिए तो एक पॉइंट आपको दिख रहा है, देखिए हमको तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए डेल्टा एम और ये आर आई देखिए एक जगह पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर। तो यही वाला जो पॉइंट है ना, इसके लिए मिनिमम डेविएशन का काम करता है, क्या करता है, काम करता है, मिनिमम डेविएशन का काम करता है, जिस पॉइंट पर आई और डेल का वैल्यू सेम हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या किए कि प्लॉट किए, क्या प्लॉट किए, द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा और वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर ए ट्राइंगल प्रिज्म। आपको जो क्वेश्चन में बोला था प्रिज्म के कारण, ठीक है, प्रिज्म के लिए आपको क्या बोला था, वेरिएशन करके दिखाना था। तो देखिए दोनों जो थे ना डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट पर दोनों मिल जा रहा है, तो इस तरह से डिपेंड कर रहा है, फिर बढ़ती जाएगा, फिर ये भी बढ़ती जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्यूशन आपका कॉपी में होना चाहिए, और आप याद कर लीजिए इसका सॉल्यूशन को, कम से कम आप रट लीजिए, नहीं सकेंगे तो, क्योंकि देखिए आपका फिक्स है कि आपको मॉडल पेपर छोड़कर नहीं जाना एग्जाम में। ठीक है, भले आप कोई और क्वेश्चन याद किए क्या किए चाहे नहीं, लेकिन आपको मॉडल पेपर पूरा रट कर जाना है, क्योंकि मॉडल पेपर से आपका जान लीजिएगा 100% आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का मैंने तो सोल्यूशन आपको बता ही दिया, और इसका पीडीएफ में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा यदि आप कॉपी में खुद से लिखना चाहते हैं तो बस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, हमारी मेहनत के लिए एक तो सब्सक्राइब बनता है। तो बस अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।